हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। कल हमने 20 प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लिए थे, तो सबसे पहले 20वां प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद से आज के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 16, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 तथा 16। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 तथा 16। समाजवाद के अनुच्छेद 14 तथा 16 के साथ मिलाकर पढ़ने के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। फिर भी समाजवाद शब्द जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है? ए ऑप्शन है, निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बी ऑप्शन है, निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं। बी ऑप्शन है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 याद रखिएगा, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना की पद्धति में होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 खंड 3 या भाग 3 के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक उस व्यक्ति या उससे संरक्षक से सहमति ना दी जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 360, बी ऑप्शन अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, जब किसी भी समय जब वह चाहे। तो राष्ट्रपति के संविधान 19 में दिया गया स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 358 वही आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन भी कर सकता है। और अनुच्छेद 359 या 359 की अगर बात करें तो हालांकि किसी भी दशा में संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी स्थिति हो। आर्टिकल 20 और 21 का स्थगन नहीं होता है, पर आर्टिकल 19 का स्थगन हो जाता है। स्थगन मतलब रोक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के प्रारंभ करने की कोई शक्ति दी गई है? ए ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया आई थिंक। इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे इसमें स्विट्जरलैंड ए ऑप्शन में दिया गया है, तो स्विट्जरलैंड, यूएसए तथा ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ भारत लिख सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि भारत में यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। मिसप्रिंट हो गया है या पीडीएफ थोड़ा ब्रेक हो गया है। चलो 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है बाद में कर लेंगे, अगली पीडीएफ में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है? ए ऑप्शन है सौर सेल, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, डी ऑप्शन है वन उत्पाद। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से सौर सेल ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी भी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय उत्पाद विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण निम्नीकरण अवश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। जो भारत में गिद्ध प्रजाति थी वह विलुप्त हो गई है, क्यों विलुप्त हुई है ये आपको बताना है। आइबुप्रोफेन, बी ऑप्शन है एसिटामिनोफेन, सी ऑप्शन है एस्पिरिन, डी ऑप्शन है डिफ्लोफिनेक। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डिफ्लोफिनेक एक दर्द निवारक दवा होती है जिसका उपयोग जो किया जाता है पशुओं और मनुष्यों के दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। डिफ्लोफिनोक जो होती है एक सोडियम होती है। ठीक है, तो सोडियम दवा के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसे मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार खा लेता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के प्रभाव से वर्तमान में लगभग 99% गिद्ध प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। IUCN की अगर बात करें तो उसकी सूची में गिद्ध की अधिकांश प्रजातियां गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में दर्ज हैं। भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए बम्बई प्राकृतिक ऐतिहासिक सभा या बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी मुंबई द्वारा 3 केंद्रों जैसे कि हरियाणा का पिंजौर, राजभत खावा पश्चिम बंगाल तथा रानी असम में एक्सीट संरक्षण तहत प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे कि गिद्ध की प्रजाति को बचाया जा सके। सूची का मिलान करना है। ठीक है, ए ऑप्शन है केरल और इधर केरल की सबसे ऊंची चोटी दी गई है, आपको देखना है। बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। अब आपको इसमें जे मान लो कि सारे ऑप्शंस नहीं आते, कुछ ऑप्शन आते हैं। अब जैसे मुझे आता है तमिलनाडु का होता है दोदा बेटा, और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, तमिलनाडु के 2 बेटा। दोदा बेटा मतलब तमिलनाडु के 2 बेटा, तो दोदा बेटा। ठीक है, अब मुझे उत्तराखंड का भी आता है नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड का नंदा देवी। अब आपको क्या करना है, अब जो ये 2 नहीं आ रहे हैं केरल और नागालैंड, अब मुझे तो आ रहा है फिर भी मैं बता रही हूँ। अब ऑप्शन में आ जाइए तो आपको डी का वन मिलेगा, डी का वन इसमें मिल रहा है, सी ऑप्शन में मिल रहा है और बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो फिर सी का 2 किस में मिल रहा है, सी ऑप्शन में। तो एकदम से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख भी लीजिए, तमिलनाडु दोदा बेटा, उत्तराखंड नंदा देवी, नागालैंड सारामती और केरल अनाईमुड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है?
ए ऑप्शन है गोमती, बी ऑप्शन है घाघरा, सी ऑप्शन है कोशी, डी ऑप्शन है सोन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोमती, घाघरा, कोशी नदियां गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां होती हैं, जबकि सोन नदी दाहिनी ओर से मिलती है। सोन नदी बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी जो है बिहार राज्य से निकलती है और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? ए ऑप्शन है जूनियर, बी ऑप्शन है महोगनी, सी ऑप्शन है सिल्वर फर, डी ऑप्शन है स्प्रूस। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का वृक्ष है। यह पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वनों में पाया जाता है, जबकि सिल्वर फर, स्प्रूस, देवदार, चीड़, विलो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों व हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? ए ऑप्शन है 0 अक्षांश के पास, बी ऑप्शन है 23 डिग्री अक्षांश के पास, सी ऑप्शन है 50 डिग्री अक्षांश के पास, डी ऑप्शन है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना 23.5 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में चलने वाली हवाएं आयनवर्ती क्षेत्रों में उतरती हैं, जिससे वहां उच्च वायु का दाब क्षेत्र बन जाता है। अतः मौसम साफ रहने से एवं वर्षा का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में मरुभूमि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ए ऑप्शन है स्लोवेनिया, बी ऑप्शन है बुल्गारिया, सी ऑप्शन है रोमानिया, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी यूरोप का वह क्षेत्र जो बाल्कन पर्वत से घिरा है बाल्कन देश कहलाता है। बाल्कन देश होते हैं अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोनिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, स्लोवानिया और रोमानिया। ऑस्ट्रिया जो है बाल्कन देश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दरार घाटी के निर्माण में मदद करती है? ए ऑप्शन है भूकंप, बी ऑप्शन है भ्रंश, सी ऑप्शन है तय करना, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन भ्रंश होता है। रिफ्ट घाटी एवं दरार घाटी के निर्माण में भ्रंशन क्रिया का योगदान होता है। किसी स्थान पर जब दो सामान्यतः भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है, तो एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है। तो इसे रिफ्ट घाटी या ग्रावेन कहा जाता है। बैकाल रिफ्ट घाटी संसार की सबसे गहरी रिफ्ट घाटी है, जो दक्षिणी साइबेरिया रूस में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछा भी जा सकता है कि सबसे गहरी रिफ्ट घाटी कौन सी है, तो वो है बैकाल रिफ्ट घाटी। अगला क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी इसी क्रम में नहीं बैठे हैं। ए ई के ऊपर है लेकिन सी से नीचे है, बी मध्य में है, जी ए और बी के मध्य में है, ई बी और एफ के मध्य में है। यदि एफ और ई और डी के बीच में है तो सीढ़ी में सबसे निचले सोपान स्टेप पर कौन बैठा है? तो बहुत सरल है ये, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से सीढ़ी बनाइए। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं, तो 7 सीढ़ियाँ बनाइए। 1 2 3 4 5 6 ओ
3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ बना देते हैं। अब जैसे जैसे बोला गया है वैसे करते जाइएगा। बोला गया है ए और बी के मध्य में जी है, तो ए यहाँ बैठा दीजिए, कहीं से भी आपको शुरुआत करनी है। तो ए और बी के मध्य में क्या है, जी है। फिर क्या है, एफ ई और डी के मध्य में है, तो फिर बी के बाद आपका आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एफ, फिर आ जाएगा डी। अब आपका क्या बचा, ओनली सी। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि निचले इस सोपान में कौन सा व्यक्ति, तो आप सभी लोग समझ ही गए, डी जो है निचले सोपान में है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ माइनस प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, मतलब ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है भाग और डी का अर्थ है गुणा, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह से एक संख्या दी गई है 18A 12C 6D 2B5। अब इसको क्या करना है, ए का मतलब प्लस है तो 18 + 12 कर दो। फिर क्या है, सी का मतलब भाग है तो इसमें 12 भागित 6 कर दो। डी का मतलब गुणे है तो गुणे 2 कर दो। बी का मतलब माइनस है तो -5 कर दो। अब सॉल्व कर लो बोर्ड मास के रूल से, बहुत सरल है। तो फिर क्या हो जाएगा, 18 + 2 × 2 -5 = 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास इस तरह से लिखेंगे, तो इसमें ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ, तो ऑफ इसमें है नहीं, तो का डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, 6 दूनी 12 होता है तो 2 आ जाएगा, फिर 18 और 2 20 हो जाएगा। फिर 18 और 2 20, फिर ये इस तरह से, 1 मिनट।